looking for admissions in MBA? Log into admissions@bsssias.ac.in or info@bsssias.ac.in just at your doorstep. Exceptional learning pattern with additional PGP program with Synergy University, Russia. Registrations are open. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. लोग पूछते हैं कि ज़िंदगी खुशी कब देती है। लोग पूछते हैं कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायत अक्सर उन लोगों को होती है जिन्हें ज़िंदगी सब कुछ देती है। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी छोटी है जनाब, हंसकर जियो, गम भुलाकर सारे दिल से जियो, उदास रहकर क्या फ़ायदा, मुस्कुरा कर जियो, अपने लिए ना सही तो अपनों के लिए जियो। नमस्कार आप सभी को, मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। मेरा नाम है कृतिका व्यास एंड यू आर लिसनिंग टू द BSSS Rhythm यूट्यूब चैनल। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं ऐसी कुछ बातें बताना चाहूँगी जो कि आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, ये सेशन उन लोगों के लिए है जो कि आज की युवा हैं, आज की यूथ हैं। एंड दूसरी चीज़, ये सेशन उन लोगों के लिए है इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू आर अनेबल टू सॉल्व योर लाइफ प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट satisfied with your life. We will discuss a lot many issues in this session. We will discuss a secret of happiness. We will discuss ultimate truth about life. And हो सकता है कि आपको इस सेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चलें जो आपको शायद ना पता थी। So, furthermore, I am inviting one and only Mrs. Maniprabha Singh. She is really a great counseling psychologist and ACT practitioner with over 20 years of experience. And she is a CEO of Mind Plus Life, Bhopal. And you guys are amazed. She has an experience in diverse fields like counseling, school teaching and psychometric testing, administration. That's incredible. And if I talk about her educational qualification, she has a master in psychology, a diploma in guidance and counseling, NCERT certified, and she is trained in CBT, NLP and Gestalt therapy. Yes, she has a way of words in simple language. She can easily interact to audience. She is really very kind, very friendly and very sweet by nature. So welcome. Thank you, ma'am. Kritika. कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ. How are you feeling today? I am fine. कैसा लग रहा है इतने समय बाद BSSS Rhythm आके? बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ यहाँ से ऐसा मैसेज दे पाऊँ कि जो यूथ को काम आए और किसी की लाइफ में कुछ काम आ जाए। अगर कुछ शब्द ऐसे हों, कुछ बातें ऐसी हों हम लोगों के बीच जो कि एक यूथ को, सभी जो भी जनरेशन है, हमारी यूथ जनरेशन है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी को भी अगर कुछ बात अच्छी लगती है हमारी, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। बिल्कुल मैम, आज आपको इतने समय बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड BSS Rhythm में आप दूसरी बार आई हैं। इससे पहले, और हाँ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग आई हैव मिस्ड, दैट शी हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2000 सेशंस. दैट्स रियली इनक्रेडिबल एंड शी हैज़ बीन a great speaker at DNN News channel and News World, Akashvani and finally at BSSS Rhythm. So बहुत अच्छी जर्नी रही है इनकी एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको इनकी जर्नी सुन के सच में एक इंस्पिरेशन फील होगी। सो आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं मैम। सो आप हमारी ऑडियंस को एक बार बताना चाहेंगे कि काउंसलिंग क्या होता है एंड एक काउंसलर का रोल क्या होता है एक सोसाइटी में? देखिए, सबसे पहले तो काउंसलिंग ये है कि जिसमें हम काउंसलिंग की जो डेफिनेशन कहूँ मैं कि एम्पावरिंग विद अंडरस्टैंडिंग, असेसिंग, नॉन जजमेंटल एंड कॉन्फिडेंशियल। एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि हम काउंसलर के पास जाएंगे, वो हमको कुछ टिप्स दे देगा, कुछ सोल्यूशन दे देगा, कुछ एडवाइस मिल जाएगी। जनरली लोग यही सोचकर ही आते हैं हम लोगों के पास। पर मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि अगर एडवाइस, सजेशन, टिप्स मिलने हैं तो गूगल बाबा के पास सब कुछ पड़ा है।
आपके टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स ये सभी देते रहते हैं, पर हम फिर भी क्यों नहीं मानते हैं? और आखिर लोग जब ये लोग हैं तो काउंसलर के पास क्यों आएंगे? तो काउंसलर जो है वो एक स्पेस देता है आपको, जिससे कि आप अपने मन की बात कह सकें जो किसी से नहीं कह सकते हैं। आज सबसे बड़ी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है कि हम ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, हम किसी से अपने मन की बात को खुलकर कह ही नहीं पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारी बात कहीं इधर से उधर ना हो जाए, और इस कारण हम अपने मन में रखते हैं, अवॉइड करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, और वो हमारे मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालता है। ओके, सो आज की सोसाइटी में आपने काउंसलिंग के बारे में बताया, आपने काउंसलर का रोल के बारे में बताया, तो एक सवाल ऐसा है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है? हु नीड काउंसलिंग? देखिए, हमारे यहाँ सोसाइटी में तो कहा जाता है कि अगर काउंसलर के पास चले जाओ तो पागल हैं क्या कि हम काउंसलर के पास जाएं। यस। तो सबसे पहले मैं यही क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे डे टू डे लाइफ को सरवाइव करने के लिए काउंसलर के पास जाना है, ना कि इस कंडीशन तक पहुँचे कि पागल हो गए हैं तब पहुँचे। देखिए, क्या था कि लोग पहले साइकेट्रिस्ट को दिखाने जाते थे और वो मेडिसिन चलती थी, मेडिसिन बीच में छूट गई, परेशानियाँ ठीक नहीं हुई, तो हमारे दिमाग में एक बन गया, खाका बन गया कि हम तो ठीक होते नहीं हैं। फिर काउंसलिंग बेसिकली टॉक थेरेपी है। अब लोगों को लगता है कि बातचीत से क्या ठीक होंगे, बिहेवियर का पैटर्न चेंज होना है। अब इसमें है कि इसके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जो भी क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, हमसे बात करके कितना अपने ऊपर काम करता है, डिपेंड इस पर करता है। अगर वो काम करता है तो रिज़ल्ट आएगा। फिर ये भी है कि हम बात करने के क्या पैसे दें काउंसलर को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। तो इस तरीके से मैं तो ये कहूँगी सभी से कि डे टू डे लाइफ को सरवाइव करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, ना कि हम उस कंडीशन तक पहुंच जाएं कि हम परेशान हैं, हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तब हम काउंसलर के पास जाएं। थोड़ी बहुत अगर जैसे कि थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत चोट लगी, जैसे घर में हम पट्टी लगा लेते हैं, उसी तरीके से हम फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। बट अगर ज़्यादा परेशानी है तो हमको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। डेफिनेटली। और जहाँ तक मेरी जर्नी है कि तो मैं बेसिक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc B.Ed हूँ। यस। 6 साल मैंने पढ़ाया। तभी पेरेंट्स आते थे और वो बोलते थे कि मैम आप बोल दीजिए कि बच्चा पढ़ लेगा। तो मुझे तभी लगने लगा कि बच्चे जो हैं पेरेंट्स से अपने मन की बात नहीं बता पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि मन की बात बता दिया और इधर से उधर चली गई, या मैम किसी पर ट्रस्ट ही नहीं है कि मैं बता पाऊँ किसी को। तो इस तरीके से फिर मुझे 6 से 7 साल के बाद पता चला कि जो NCERT है वो डिप्लोमा कराता है। तो फिर मेरी नई जर्नी वहाँ से टीचर से काउंसलर में शिफ्ट हुई और डिप्लोमा किया। तब सब ने कहा कि अरे आप तो केमिस्ट्री से हैं, साइंस वालों की डिमांड नहीं होगी। तो फिर उसके बाद मैंने साइकोलॉजी से MA किया। फिर सब ने कहा कि भाई थेरेपी भी थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। तो जैसा कि कृतिका ने बताया आप लोगों को कि CBT, NLP, गेस्टाल्ट और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी की प्रैक्टिशनर हूँ। देन उसके बाद जब DNN न्यूज़ चैनल में मैं आ रही थी तो उसमें डॉक्टर मणि प्रभा लिखा था, तो मैंने अभी PhD भी परस्यू कर रही हूँ और मेरी 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। वाओ, व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी। वाओ, सो इंस्पायरिंग मैम, सो इंस्पायरिंग। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ के साइकोलॉजी ऐसे फील्ड में आए, दैट मीन्स आप अगर किसी भी फील्ड में हो आप साइकोलॉजी परस्यू कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। बता दीजिए कि साइकोलॉजी परस्यू कैसे किया जाएगा, मतलब क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर? देखिए, सबसे पहले तो जो आप 11th में सब्जेक्ट लेते हैं, अगर 11th से ले लिया, ह्यूमैनिटीज़ लिया, उसमें साइकोलॉजी आप परस्यू कर सकते हैं 11th 12th। फिर आपकी जर्नी तो स्मूथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए 12th तक आपने नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर जिसने मैथ्स ले लिया तो वो बायो नहीं पढ़ सकता है, पर कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ सकता है।
जिसने बायो ले लिया वो मैथ्स नहीं पढ़ सकता है, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ सकता है। तो 12th के बाद भी अगर आप परस्यू करना चाहें तो साइकोलॉजी कर सकते हैं। अब जहाँ तक साइकोलॉजी में अब जर्नी डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं तो आप नेट क्वालिफाई करिए, PhD करिए, आप कॉलेज में एज ए लेक्चरर प्रोफेसर आप बन सकते हैं। काउंसलर की जर्नी है तो एक डिप्लोमा आपको और ऐड करना पड़ेगा और वो आपको डिसाइड करना। फिर इसमें भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। फिर आप मास्टर्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी परस्यू करिए। फिर MPhil का 2 साल का कोर्स होता है, उसके लिए भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं एग्जैक्टली और कैसे समाज में योगदान देना चाहते हैं, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो एज ए काउंसलर, जब आप काउंसलिंग में आप आई, इस जर्नी में आप आई, आप काउंसलर बन गई, तो आपकी क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या चैलेंजेस रहे जो आपने फेस करे एज ए काउंसलर? स्टार्टिंग के ईयर्स कैसे थे आपके? एक्चुअली मैं तो साइंस से आई थी, डेफिनेटली। तो मेरे लिए स्ट्रगल ये था कि हम लोग तो फार्मूला बेस्ड बस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। पर ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगा कि हेल्प कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस करने में ये हुआ कि आप क्लाइंट के पास बैठ नहीं सकते हो, आप ओरिजिनल काउंसलर कैसे काम करता है वो नहीं देख सकते हैं। भाई डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है, बगल में जूनियर डॉक्टर बैठा होता है कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, क्या करते हैं। बट काउंसलर तो बैठा ही नहीं सकता है क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होगी आपकी। तो सीखने में टाइम लगा, धीरे धीरे पहले कि भाई कैसे काम करना है, और जर्नी लंबी है तो काम करके ही सीखा है। और इस वजह से ही जब हमारा ऑफिस इंटर्नशिप कराता है तो मैं उसमें रोल प्ले कराती हूँ कि जो बच्चे MA कर रहे हैं या डिप्लोमा करके आ रहे हैं उनको एटलीस्ट ये पता हो कि काउंसलर काम कैसे करता है। Exactly. क्योंकि पता ही नहीं होता है। हम पढ़ते हैं, जो वर्ड्स उसमें पढ़ते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर्स पढ़ते हैं, स्किल्स पढ़ते हैं, सिर्फ एक किताबी ज्ञान की तरह होता है। उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं वो समझना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि कोई ये बता नहीं रहा था। ओरिजिनल क्लाइंट के पास हम बैठ नहीं सकते थे, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, पर करके सीखा। और अब यही है कि न्यू जनरेशन जो है उसको जो चीज़ मुझे बनती है, जो मैंने स्ट्रगल किया है, वो उसको ना करना पड़े, यही कोशिश रहती है कि उसको सिखा सकें। वाओ। एंड मैं क्योंकि इनकी इंटर्नशिप का पार्ट थी, मैंने इनसे सीखा है काउंसलिंग। क्योंकि जब मैं आई थी ना एज अ स्टूडेंट, मुझे काउंसलिंग के बारे में टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं पता था। एंड जब मैं आई, इनसे सीखा, इन्होंने केस स्टडी शेयर करी इनके क्लिनिक पर, एंड बहुत सारी चीज़ें ट्रस्ट में पता चली। काउंसलर कैसे काम करता है, क्या एथिक्स होते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हमें नहीं दोहरानी है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। अगर आपको भी काउंसलिंग सीखनी है तो अगर आप भोपाल से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर इनके पास जाइए। माइंड प्लस लाइफ इनका क्लिनिक है, ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इंटर्नशिप ज़रूर करिए। क्योंकि अगर आप कुछ सीखें तो आगे आपको परस्यू करना आपके लिए हेल्प होगा। और अगर आप कुछ नहीं भी सीखे तो आप हील होकर तो ज़रूर जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। कृतिका, यही कोशिश रही है हम लोगों की कि जो भी सीखने आए, जो चैलेंज हमको आए, वो स्टूडेंट्स को ना आए। बिल्कुल। और वो एक्चुअल में समझ पाएँ कि काउंसलर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक एक शब्द हमारा मायने रखता है क्लाइंट के ऊपर, और एक एक शब्द का इम्पैक्ट पड़ता है। डॉक्टर तो सिम्टम्स के मुताबिक कुछ मेडिसिन लिख सकता है, पर हमारे पास, जैसा कि साइकोलॉजी कहता है कि हम यूनिकनेस के साथ आते हैं और हमारे पास यूनिक क्वालिटीज़ हैं, उसी तरीके से सबकी प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है। एक पर्सन की एक नहीं 10-10 प्रॉब्लम होती है। Exactly. उसके साथ कैसे हैंडल करना है, कैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, जो भी हम एम्पैथी पढ़ते हैं, लिसनिंग स्किल्स पढ़ते हैं, वो वाकई में हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने ऊपर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है।
और टू बी ऑनेस्ट काउंसलर की जॉब आसान नहीं होती है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। वो लोग दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, बट ये एक स्टेरियोटाइप मैम होता है ना कि काउंसलर बहुत ही परफेक्ट ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बहुत ही हैप्पी रहते हैं। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में? देखिए, वी आर ह्यूमंस। यस। काउंसलर हमने पढ़ लिया, वो डिग्री ले ली तो हम काउंसलर हैं, लोगों को हील करते हैं। पर जैसे कि अब बताया कृतिका ने कि अरे काउंसलर है, उसके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके पास, आप तो काउंसलर हो, कैसे आपके पास प्रॉब्लम हो सकते हैं? आप तो अपना हीलिंग खुद कर लोगे। तो मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर अपना इलाज कभी नहीं करता है, हमको भी दूसरे काउंसलर्स की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम सबके साथ है, अगर आप लोग के साथ है तो हमारे साथ भी है, सबके साथ होती है। बस ये है कि हमने सीख लिया है कि उसको हैंडल कैसे करना है। यस। क्योंकि जब हम हैंडल करना खुद सीख लेंगे, अगर हम खुद हैरान परेशान होंगे तो क्लाइंट जो आएगा वो कहेगा कि काउंसलर तो खुद इतना परेशान है, हमको क्या हील करेगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए हम लोग जो भी सीखते हैं तो पहले अपने ऊपर हमको उसको इम्प्लीमेंट करके अपने आप को ठीक करना है पहले। वैसे भी एक दिन में हम लोग 2 से 3 क्लाइंट मैक्स लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो सेशन स्टार्ट होता है वो 45 मिनट्स बोलते हैं, पर 1 आवर 1.5 आवर्स चला ही जाता है, क्योंकि हम घड़ी देखकर क्लाइंट को उठा नहीं सकते, बैठा नहीं सकते हैं। तो एक बार बस उनके साथ उनको लगता है कि हाँ कोई मुझे सुन रहा है, और फिर वो कहेगा कि वो बार बार बोलते हैं वो लोग, आप बताइए मैम, अब हमने तो सब कर लिया है, आप बताइए। ये हम लोगों के ऊपर प्रेशर होता है, सभी काउंसलर के ऊपर भी होता है, और क्लाइंट तो ये सोच के ही आता है कि हम पे कर रहे हैं अगर, तो हमको कुछ तो सजेशन मिलेगा जिसको कि हम नहीं कर पा रहे हैं, और वो हम करेंगे। सो जैसा कि आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो इंडिया में काउंसलर्स की सैलरी क्या रहती है, अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो? सभी देखिए, पर्सनल सेशंस जो हम लोग लेते हैं तो उसमें जैसे कि इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे, ये सभी सिटीज़ के हिसाब से सब अपना चार्ज करते हैं। भाई 1500 है, 2000 है, 3000 है, डिपेंड करता है कि कौन कितना पे कर पा रहा है। पर वैसे दिल्ली, बॉम्बे में तो पर सेशन 3000, 5000, 10,000 इस तरह से लोग लेते हैं। ओह माय गॉड। तो बहुत अच्छा स्केल है। और स्कूल्स भी जैसे कि जो काउंसलर हायर करते हैं तो उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से होता है। 40,000, 50,000 भी अर्न करते हैं काउंसलर्स, और 25,000 मिनिमम देते ही देते हैं। जैसे टीचर्स की एक सैलरी होती है, उसी तरीके से स्कूल काउंसलर को भी सैलरी देता है। स्कूल काउंसलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता? मतलब उन्हें बच्चों को भी डील करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और फिर टीचर्स को भी डील करना है, पेरेंट्स को भी डील करना है। तो स्कूल काउंसलर्स का एक मतलब बहुत बर्डन या बहुत ही लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं हो जाती? देखिए, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, क्योंकि जब आप काम करने निकले हो, हेक्टिक, हाँ हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक, क्योंकि बच्चों के साथ भी डील करना है, एग्जैक्टली। टीचर्स के साथ भी डील करना है, और पेरेंट्स के साथ। तो ये हम लोगों को तो आना चाहिए, क्योंकि बच्चों से टीचर्स और पेरेंट्स जुड़े हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी बुला करके एक्चुअली बच्चे का बिहेवियर जो है वो समझना, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, और पेरेंट्स जैसे कंपेयर कर देते हैं। बच्चा परेशान होता है, हम पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी है कि हम समझें कि हमारे बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। उस हिसाब से पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो कोई फोर्स नहीं देते हैं, बच्चा कहता है हम प्रेशर फील करते हैं। तो इस तरीके से मिल करके ही समझ में आता है। टीचर्स के पास भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके पास एक नहीं बहुत सारी क्लासेस हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बहुत उनके ऊपर प्रेशर होता है। अब एक बच्चे को लेकर वो नहीं बैठ सकते हैं। तो हम लोग काउंसलर्स की जिम्मेदारी है कि सभी स्कूल के क्लास टीचर्स से मिल लें, उनसे पूछ लें कि भाई कौन से, सभी बच्चे प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चों को आप ले करके उनके साथ काम करिए। फिर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उनके पेरेंट्स से बात करिए कि भाई बच्चे का बिहेवियर कैसा था,
ऐसा कब से करने लगा है, कब से ये ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। तो बहुत सारी डिटेल लेने के लिए हमको क्लास टीचर और पेरेंट्स से मिलना ज़रूरत होती है। और एक और चीज़ रहती है ना कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो अगर वो खुद ही ठीक ना होना चाहे तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि मतलब वो खुद ही ठीक नहीं होना चाह रहा है और वो आ गया है पेरेंट्स की ज़बरदस्ती की वजह से कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप देख लो मैम, तो अब उसमें आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो बता दीजिए। जब तक काउंसलर के पास खुद कोई आकर ठीक नहीं होना चाहेगा तो कोई भी उसको ठीक नहीं कर सकता है। अब ये ज़रूर है कि फ्रेंड्स भेज देते हैं, कई बार पेरेंट्स भेज देते हैं, आते हैं बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो मेरे पेरेंट्स की परेशानी थी जिन्होंने भेजा है हमको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक हम खुद ठीक नहीं होना चाहते हैं तो काउंसलर किसी को ठीक नहीं कर सकता है। वो एक बात कर सकता है, एक टेक्निक दे सकता है, जैसे कि भाई करियर काउंसलिंग है, उसमें हम कॉलेजेस बता सकते हैं, स्ट्रीम बता सकते हैं, और कितने % पर आप अच्छा करोगे तो सब्जेक्ट अच्छे मिल जाएंगे। उसके अलावा करना तो स्टूडेंट्स को ही है। जो भी काम करना होता है क्लाइंट को ही करना होता है। हमारे पास भी जैसे आते हैं लोग, 1 घंटा उन्होंने बोला है कि हम करेंगे, क्या क्या करना चाहिए, पर वो जब तक करेंगे खुद नहीं तब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। और इसलिए ही लोगों को लगता है कि काउंसलर के पास जाने से क्या है, बात तो किया है, ये बात तो हम भी जानते हैं, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हम उस समय पर यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि नॉर्मल बातचीत तो हो रही थी और कुछ तो हुआ नहीं। तो एक स्टीरियोटाइप यहाँ ये भी आ जाता है ना कि जो काउंसलर्स हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं और उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। एक्चुअल में देखिए क्या है कि बिहेवियर का पैटर्न है। अगर कोई 10 साल का है, 20 साल का है, 15 साल का है, 25 साल का है, एक जो पैटर्न डेवलप हो चुका है उसको वो सुधारना चाहता है। अब काउंसलर के पास जाएगा, काउंसलर जादू की छड़ी तो घुमाएगा नहीं उसको करना खुद है। अब हमने कहा कि ठीक है आप कैसा करना चाहते हो, लाना 90% है, आ रहे हैं 60%, पढ़ना है, पढ़ना हम 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप बताइए ये कैसे पॉसिबल होगा। अगर आपको जो भी चाहिए उसके लिए शेड्यूल तो आपको बनाना है, रूटीन आपको बनाना है। नहीं बनता है, एक दिन नहीं बना तो दूसरे दिन उसको फिर से ट्राई करो। हम छोड़ देते हैं, मैम 1 दिन नहीं हुआ था, हमने तो किया नहीं, और फिर वही लोग आकर बोलते हैं कि काउंसलिंग से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि आपने जैसा कि बताया कि केस स्टडी हमने बताई थी, अगर सीरियसली कोई बात सुने और करे मन की बात तो खुद ही उनको सॉल्यूशन मिलता है अपने आप। सभी के पास सॉल्यूशन खुद होता है, उसका पाथ वो लोग खुद बनाते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड भी होता है। और ऐसा भी मतलब जैसा आपने इतनी सारी चीज़ें बताई तो इसमें एक थॉट मेरे दिमाग में ये भी आया कि लोग सोचते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो हम किसी के पास चले जाते हैं, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चले जाते हैं, तो वो हमें बता देंगे कि हमारे लिए क्या सही है। लेकिन एक काउंसलर आपको ये नहीं बताएगा कि आपके लिए मतलब एक आपको एक ग्लिम्स दे देगा कि आपके लिए क्या सही करना चाहिए, लेकिन वो आपको सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, राइट। वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको यही करना है और आपको यही, जैसे आपके दोस्त हैं वो बता देते हैं कि तुझे ये करना चाहिए, लेकिन एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल देखिए जैसे कि मैं थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास जैसे लोग आए बोले मैम आप तो फिट हैं, क्या करती हैं, तो अगर मैं बोला कि भाई ठीक है मैं तो सुबह उठती हूँ और दौड़ लगा देती हूँ, क्लाइंट ने सोचा कि अरे काउंसलर मैम तो इतनी फ़िट हैं, चलो मुझे भी कर लेना चाहिए, और उनसे बात भी हुई थी, वो जाके दौड़ा और गिर गया तो वो परेशान हो जाएगा। तो जो क्लाइंट आता है उसकी जो सिचुएशन है वो अलग होती है, उस सिचुएशन को वो हैंडल करता है। हम यहाँ से बैठ करके अपने सिचुएशन के हिसाब से किसी को सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। सही बात है। और वो कितने दिन तक काम करेगा, वो हम दे भी देते हैं तो क्या उनका मन होता है करने का, वो बस सुन लेते हैं, 1-2 बार कर लेते हैं पर मन से नहीं करते हैं, तो वो काम नहीं करती हैं चीज़ें और छूटती हैं।
क्योंकि पूरे समय उनको यही बताया जाता है, ये अच्छा है हमारे हिसाब से कर लो, ये मत करो। ये सबसे बड़ा इशू है, इसलिए डिफरेंस होता है एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में और बाकी लोगों में। आपको क्या लगता है कि आजकल के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं? वो उनको कंपटीशन उनके पास बहुत ज़्यादा है और करना उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, एक साथ करनी है। कई बार मैनेज हो जाती हैं, कई बार नहीं हो पाती हैं। कई जो सब्जेक्ट लिया है, कई बार तो वो अच्छा लगता है, कुछ दिन पढ़ने के बाद वो लगता है कि ये शायद मेरे लिए नहीं है, तो कन्फ्यूज़न भी होता है। अब क्या करें, बहुत आगे बढ़ना है। जैसे मेरे पास आएंगे भाई कि बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, उसके लिए करना क्या है? तो भाई कंपटीशन देना है उनको, आज माइनस मार्किंग भी होती है, बहुत उम्मीद और उससे निकलते हैं, पर अगर नहीं होती हैं चीज़ें तो वो डिप्रेस होते हैं। जो आजकल सबसे अधिक है कि वो बात शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको मना की जाती हैं कि ये मत करना, पर दिमाग वहीं जाता है जहाँ मना किया गया है, तो वो घबराते हैं, बता नहीं पाते हैं किसी से, सोचते हैं कि यार चलो दूसरा करियर चूज़ कर लें, एक नहीं बना तो दूसरा कर लें, दूसरा नहीं तो तीसरा। कई बार थक जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उससे भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। कई बार वो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं सब्जेक्ट, पता चला कि वो उनके लिए था ही नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कभी कभी पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग बनाना चाहते हैं, तो बच्चा कुछ और करना चाहता है। एक्चुअल में क्या है कि एक जो डॉक्टर और इंजीनियर का प्रोफेशन है, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ तो रहा है, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। बच्चा बोलता है मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हम पेरेंट्स को लगता है कि बाद में ये परेशान ना हो, अभी तो बच्चा है, इसको समझ नहीं है, ये जानता नहीं है, दुनिया मैंने देखी है। तो डॉक्टर 10 साल 15 साल में बनेगा, पर उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, एक अच्छी लाइफ होती है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। ऐसी इसी तरीके से एक दो इंजीनियर्स हैं जो बहुत अच्छा नाम कर लिए या जो भी करते हैं, बट पेरेंट्स को लगता है कि वो लोग आगे निकल गए क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बन गए, और जो नहीं बन पाता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स बनना चाहते हैं, तो प्लेयर्स में सभी गेम में इतना पैसा नहीं है, तो उनको ये लगता है कि भाई दूसरे प्रोफेशन को चुनेंगे। अभी बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं, उसमें उनको पता नहीं होता है कितना पैसा है या इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी उनको, जो कि एक बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि एक डॉक्टर इंजीनियर का प्रोफेशन कभी डाउन नहीं होता है और हमेशा चलता रहता है। अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, तो इसलिए उनको लगता है कि यार बच्चे हैं, थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो कर लेंगे। उनको ये लगता है कि मेहनत तो करनी है, किसी में भी मेहनत कर लो। और वो मैं कह रहा हूँ, देखो फिर कई बार ये भी होता है कि पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए, तो उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा ये करे, हमने ये गलती की है तो बच्चा ये ना करे। सो मैम, बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पे आए और बहुत सारी आपने वैल्यूबल चीज़ें हमारी ऑडियंस के सामने शेयर करी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विल मीट यू अगेन आफ्टरवर्ड्स। थैंक्स कृतिका, थैंक्स BSS रिदम कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यूथ के लिए या किसी के लिए बता सकूं। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। नमस्कार। BSS Rhythm.